अस्सलाम वालेकुम। आप खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि कौमें कैसे तबाह व बर्बाद होती हैं और क्या हम तबाही की तरफ जा रहे हैं। और एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात कि आवाम क्या कह रही हैं, यानी ज़बान खल्क़ को नकारा खुदा समझो। नाज़रीन, इस वक्त हमारा मुल्क बुरी तरह मुख्तलिफ ख़तरात में फंस चुका है। ये ख़तरात अंदरूनी भी हैं और बैरूनी भी। अंदर से हम इख्तलाफात का शिकार हैं, ग्रोहों और मुख्तलिफ पार्टियों में बटे हुए हैं। आपस की नफ़रतें इतनी शदीद हो चुकी हैं कि हम एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए हर हरबा, अखलाकी हो, माली हो, कानूनी हो, इस्तेमाल कर रहे हैं। और अपनी लड़ाई में नतीजा क्या हो रहा है? मुल्क को बर्बाद कर रहे हैं। बड़े अफसोस से मैं ये कहूँगा कि ब्यूरोक्रेसी के ज़्यादातर इदारे स्ट्रिक्टली रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक अपने फ़राइज़ सर अंजाम नहीं दे रहे। नाज़रीन, एक अजीब बात है कि दुश्मन ममालिक जो है वो हमें बिल्कुल नेस्तो नाबूद नहीं करना चाहते, बस इतना कमज़ोर करना चाहते हैं कि हम किसी के सामने बोलने की जुर्रत ना करें और वो जब चाहें, जिस तरह चाहें, अपनी ज़रूरत के मुताबिक हमें इस्तेमाल करें, हमारे वतन अज़ीज़ की जगह जो है वो इस्तेमाल करें। इस मकसद के लिए उनको हमारे मुल्क के अंदर एजेंट्स की ज़रूरत होती है। वो उनके ज़रिए मुल्क को कमज़ोर करते रहते हैं। आप देखें, पाकिस्तान दो लख्त हुआ, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हमेशा ख़राब रही। पाकिस्तान के अंदर कभी भी आइडियल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं रही। मईशत का हमेशा ये हाल रहा कि हमने कासा अपने हाथ से नीचे नहीं रखा। वजह क्या है? असल में हमारी जियोग्राफिकल लोकेशन ऐसी है कि जो वैसे तो एक नेमत होनी चाहिए थी, लेकिन हमारी नालायकियों और नाअहलियों की वजह से हमारे लिए ही ये वबाले जान बन चुकी है। रूस गर्म पानियों तक पहुंचना चाहता था, उसने अफ़गानिस्तान पर हमला किया। अफ़गानिस्तान उसका पहला पड़ाव था, उसके बाद वो कराची जाना चाहता था। हमने 10 साल अफ़गानिस्तान में रूस के ख़िलाफ़ जंग की और उसको वहाँ से निकाला। अमेरिका चीन को रोकने के लिए और अफ़गानिस्तान में अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखने के लिए हमारे मुल्क में बैठा रहना चाहता है। नाज़रीन, ये फैक्ट्स हैं। ये जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ की सियासत है, इससे ज़रा आप अबाब हो के अपने मुल्क के बारे में सोचें कि अमेरिका की ये ख्वाहिश है कि वो पाकिस्तान के अंदर उसको अड्डे मिले हों और वो बैठा रहे और चाइना पे भी नज़र रखे, उसकी जो डेवलपमेंट है उसको भी हॉल्ट पे रखे और अफ़गानिस्तान में जो कार्रवाई वो करना चाहता है वो पाकिस्तान से बैठकर करे। ज़ाहिर है कि ये हमारे इंटरेस्ट में नहीं है और हमारे इनकार की सूरत में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हम पर पाबंदियाँ लगवाता है, हमें कमज़ोर करता है और उसके एजेंट्स या उसके लिए काम करने वाले पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ शोबों में मौजूद हैं। अब आते हैं चीन की तरफ। चीन को दुनिया की इकनॉमिक पावर बनने के लिए हमारी ज़रूरत है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक फैक्टर है। उसने अक्लमंदाना रवैया अपनाया कि हमारे मुल्क की जगहों को इस्तेमाल करे, उससे वो ख़ुद भी फ़ायदा उठाए और हमें भी उसके फ़वाइद दे। लेकिन अमेरिका को ये मंजूर नहीं है, तो हम बुरी तरह फंसे हुए हैं इन बड़े कंट्रीज़ के दरमियान। इन बड़ी ताकतों के मफादात ने हमें फलने फूलने नहीं दिया और आज हम, आप यकीन जानें कि बिल्कुल अंडर डेवलप्ड कंट्री ही की तरह है। हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ पावर में आने के लिए इन्हीं मुल्कों की तरफ, ख़ास तौर पे अमेरिका की तरफ देखती हैं और फिर अमेरिका जिसको लेकर आता है
وہ امریکہ کے ایجنڈے پہ کام بھی کرتے ہیں۔ اس وقت ملک کے معاشی جو حالات ہیں بہت خراب، لیکن امریکہ کی حالیہ مداخلت کے بعد لوگوں میں ایک سپارک نظر آ رہا ہے جو یہ بتا رہا ہے کہ لوگ ذلت امیز حالات سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ناظرین، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، اس کی طرف آپ سب لوگ توجہ دیں۔ اس وقت معاشی طور پر ہمارا ملک ڈیفالٹ ہونے کے تمام انڈیکیٹرز شو کر رہا ہے۔ میں اپنی بات واضح کرنے کے لیے اپنی اکانومی کے کچھ انڈیکیٹرز آپ کو بتاتا ہوں۔ کائنڈلی ان کو سیریسلی لیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہمارے ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اس وقت ہمارا سالانہ جو امپورٹ بل ہے وہ تقریباً 62 بلین 62 بلین امریکن ڈالر ہے، یعنی کہ جو چیزیں ہم امپورٹ کرتے ہیں اس میں تیل کی بھی وہ بھی شامل ہے۔ پھر جو ہمارا ایکسپورٹ ہے وہ اس سے زیادہ ہے، تقریباً 30 بلین، یعنی یہ ہماری ارننگ ہوگی۔ جو ایکسپورٹ ہے یہ سمجھیں کہ یہ ہماری ارننگ ہوگی، اور جو امپورٹ ہے وہ ہمارا خرچہ ہو گیا۔ اور تقریباً 30 بلین ہی یہ جو ہمارے پاکستانی باہر کام کر رہے ہیں یہ ہمیں بھیجتے ہیں۔ لیکن یہ دونوں جو ہیں، یعنی کہ ہماری ایکسپورٹس اور جو پاکستانی ورکنگ ابراڈ ہمیں پیسے بھیجتے ہیں، یہ بہت زیادہ فلکچویٹ کرتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو گیپ ہے یعنی ہمارا امپورٹ اور ایکسپورٹ کا، یہ بڑھتا ہی جاتا ہے۔ یہ 3-4 بلین ڈالر US ڈالر ہو جاتا ہے۔ اور اب آپ دیکھیں کہ باہر سے ہمارے حالات ایسے ہیں کہ انویسٹرز بھی نہیں آ رہے باہر سے جو نا، اور پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنے ریزروز جو ہیں ان میں سے خرچ کرتے ہیں، اور پھر ہمارے ریزروز جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب ڈالر میں کمی آتی ہے تو روپیہ جو ہے وہ اس کی ویلیو کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس سے پھر مہنگائی ہوتی ہے، انفلیشن ہوتی ہے، اور ہمارے ایسٹ جو ہیں ان کی ویلیو جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور ہم اسی طرح بڑی بری طرح جو ہے یہ وشیس سرکل میں پھنسے رہتے ہیں، اور ملک جو ہے وہ اکنامک ڈیتھ کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ میں بڑا امپورٹنٹ لفظ آپ کو بتا رہا ہوں کہ ملک جو ہے وہ اکنامک ڈیتھ کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے۔ جس طرح کوئی مریض بہت بیمار ہو اور اس کے وائٹل آرگنز جو ہیں کہ جی گردے کام کرنا چھوڑ رہے ہیں، جو لنگز ہیں اس کے کام کرنا چھوڑ رہے ہیں، تو آہستہ آہستہ مریض کی جو ہے مرگ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو حالات ہیں ہماری اکانومی کے اس وقت، وہ اسی طرح جو ہے ہم اکنامک ڈیتھ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ہمارے پاس جو فارن ایکسچینج ہیں وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی رپورٹ کے مطابق، جو کہ انہوں نے بہت دیر سے اس کو اپ ڈیٹ بھی نہیں کیا، وہ 15.6 بلین ڈالر ہے، جن میں سے تقریباً 5.8 بلین جو ہے وہ کمرشل بینکس اور منی چینجرز کے پاس ہے، یعنی کہ یہ مارکیٹ میں ہیں۔ اور اب ایک اور بہت سے ہے کہ یہ مارکیٹ میں سے لوگ جو ہیں یہ ڈالر اکٹھے کر کے، وہ کون لوگ ہیں اس کے بارے میں بہت سی افواہیں ہیں کہ وہ طاقتور لوگ ہیں، گورنمنٹ میں بھی ہیں اور ویسے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں، وہ مارکیٹ میں سے ڈالر اکٹھا کر کے جہازوں میں بھر کے باہر لے کے جا رہے ہیں، یعنی کہ وہ ڈالر ہمارے ملک میں نہیں رہ رہے، تو یہ اکنامک ڈیتھ ہے۔ اور اب جب اتنا جو ہے یہ 5.8 کمرشل بینکس کے پاس ہے، تو اسٹیٹ بینک کے پاس کتنا رہ گیا؟ تقریباً 9.7 کے قریب۔ اس میں سعودیہ نے بھی کچھ رکھوائے ہوئے ہیں، چائنا سے بھی ہم نے کچھ لے کے رکھے ہوئے ہیں، UAE سے بھی لے کے رکھے ہوئے ہیں۔ تو جناب ہمارے پاس کیا رہ گیا؟ 2-3 ارب ڈالر امریکن ڈالر جو ہے۔ تو اس سے ہم کیا کریں گے؟ تو یہ ہمارے وائٹل آرگنز جو ہے یہ اکانومی کے یہ فیل ہو رہے ہیں، اور ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے، یعنی تباہ ہو رہا ہے۔ اس وقت اگر ڈالر کا ریٹ جو ہے روپے کے اس کے
230 रुपए का भी मार्केट में तो दस्तयाब नहीं है। ये आप अखबारों में सिर्फ देखते हैं कि जी इतने का डॉलर है, इतने का डॉलर है। हकीकत ये है कि मार्केट के अंदर डॉलर दस्तयाब ही नहीं है, और जिन्होंने एलसी खोलनी है वो 240 रुपये पे भी जो है एलसी जो है नहीं खोल रही। और हमारी वो जो एक्सपोर्ट्स जो हम करते हैं, जिनसे कि हमने डॉलर कमाना होता है, बहुत सी एक्सपोर्ट्स ऐसी हैं जिसमें कि इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल खर्च होता है। अब आप देखेंगे ये कैसा जो है ये सारा सर्कल और ये गोरख दत्त है, ये आसान काम नहीं, ये माहिरीन का काम है, बड़ी ईमानदारी से काम करने का काम है। तो इससे ये क्या है कि उसके लिए जब इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे रॉ मटेरियल तो ज़ाहिर है एक्सपोर्ट में मज़ीद कमी आएगी, और जब ये सारा कुछ होगा तो जो पाकिस्तानी वर्किंग अब्रॉड हैं वो भी यहाँ पैसे भेजने जो ना काम कर देते हैं। तो मईशत ये हवा में ठीक नहीं होगी। इसको ठीक करने के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो नंबर 1 फैक्टर है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो ना ठीक होगी, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, और ये तभी आएगी जब हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो अवाम के फैसले कबूल करेगी। गैर कानूनी क़ुव्वत इस्तेमाल करके ज़बरदस्ती अगर कोई ऑफिस होल्ड करेगा तो उससे मुल्क की डेवलपमेंट नहीं होगी। इसके लिए ज़रूरी है कि आपस की नफ़रतें, रंजिशें, कदूरतें ख़त्म करके मुल्क के मफादात को तरजीह दें। और फिर आ जाके फिर एक ही बात है कि अदलिया और कौमी सलामती के इदारों को अपना किरदार अदा करना होगा। आजकल बैंक्स 230 रुपये का $1 रेट भी जो ना वो मैंने आपको बताया ना कि एलसी जो ना वो नहीं खोल रहे। ठीक है, यूँ लगता है कि इदारों का वजूद ही नहीं है। अफवाहों का बाज़ार जो है ना वो गर्म है, जैसे मैं आपको ये बता चुका हूँ कि डॉलर जो है वो बाहर जा रहा है। तो मुल्की सलामती के इदारों पे ये मैं बात वाज़ह करना चाहता हूँ कि सिचुएशन बराह रास्त, ये जो सिचुएशन मैंने सारी एक्सप्लेन की है, ये कोरिलेटेड है विद डिफेंस ऑफ पाकिस्तान। वो ये ना कहें कि ये तो जी कोई जंग तो नहीं जो हम आके लड़ें, नहीं जनाब, ये डायरेक्टली कोरिलेटेड है विद द डिफेंस ऑफ पाकिस्तान। ये सारा कुछ जो कुछ इस वक्त मुल्क में हो रहा है ये डिफेंस ऑफ पाकिस्तान पर उसकी मनफी असरात हो रहे हैं, इसलिए आपको खामोश नहीं बैठना चाहिए। हमारे वेपन्स जो हैं वो धरे के धरे रह जाएंगे अगर दुश्मन ने ये स्ट्रेटजी इस्तेमाल करके मुल्क को तबाह कर दिया, तो फिर आप बाद में क्या करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट मैं अदलिया से कहूँगा और मुल्की सलामती के इदारों से कहूँगा कि बराए मेहरबानी आवाम की भी सुने, ताकत धौंस धांधली को रोकें। फिर कहूँगा अदलिया और कौमी सलामती के इदारे, प्लीज़ आप चुप ना बैठें। इस वक्त खामोशी जो है मेरी नज़र में, मेरी राय में, बड़ी माजरत के साथ ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस होगी। आवाज़ खल्क को नकारा खुदा समझो, जो आवाम चाह रही है उसकी तरफ जाएं, और मुल्क को बचाने की ज़िम्मेदारी आप पर है। आज के लिए इतना ही। खालिद इकबाल की तरफ से आप सब के लिए और ख़ास तौर पे वतन अज़ीज़ के लिए बहुत दुआएं। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लें, घंटी के निशान जो है उसको भी दबा दें, और जो लाइक है उसको ज़रूर टिक करें।